हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है वन शॉट वीडियो में, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का ट्राई करूंगा, वहां से जाके आप लोग, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो देख सकते हो। बट अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो यस यू कैन अटेंड दिस लेक्चर। इसमें हम लोग सारे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। साथ ही में कुछ अजर्शन रीजन भी करेंगे एट दी एंड। और ये सारे क्वेश्चन जो आपको करवाने वाले हो, ये सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले इनको खुद सॉल्व करना, और सॉल्व ना हो या फिर सॉल्व करने के बाद आप मेरा सॉल्यूशन और इसका एक्सप्लेनेशन देखना। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि यस, आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर एज वेल। वहाँ पे मेरे कुछ रैंक टॉप 10, कुछ टॉप 12 एजुकेटर्स के लिस्ट में हम लोग आ चुके हैं। और मैं यार आपको IIT-JEE नीट फाउंडेशन कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। वहाँ पे यार मैंने अपने क्लास 9 साइंस का सिलेबस करवा रखा है टर्म 1 का, क्लास 9 मैथमेटिक्स का भी सिलेबस मैंने करवा रखा है टर्म 1 का, क्लास 9 इंग्लिश का भी सिलेबस ऑलमोस्ट यार आपका हो जाएगा 1-2 दिन में। तो ये सब मैंने ऑलरेडी करवा रखा है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट मैं एक नई सीरीज वहाँ पे ला रहा हूँ जिसमें हम लोग क्लास 9 के मैथ्स के जो NCERT क्वेश्चंस है, जो आपके NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है बेसिकली, तो मैं आपको एक नई सीरीज वहाँ पे ला रहा हूँ, क्लास 9 मैथ्स NCERT एग्जाम्पलर सीरीज। उसमें हम लोग NCERT एग्जाम्पलर के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। आपको यार कुछ नहीं करना है, आपको बस अनअकैडमी आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा। अगर आप पहली बार डाउनलोड करोगे तो आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा। उस रेफरल कोड में आपको भैया 10 कोड, ठीक है, भैया 10 कोड आपको यूज करना है। जैसे आप ये कोड यूज करोगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो इन फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सभी चीजों का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना और साथ में मेरे को वहां पे फॉलो भी कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई लाइव क्लास लूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको 2-3 घंटे पहले पहुंच जाए। तो यार, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, कह रहे कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ था, जो न्यूटन अंकल का थर्ड लॉ था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसमें जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती है वो उसमें से क्या होता है बेसिकली, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो यार, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बेसिकली होती क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, मान लो कि इस बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, तो मैंने क्या एक एक्शन, एक मैंने फोर्स लगाया, वो क्या, एक एक्शन फोर्स है। ये बोर्ड भी मेरे पे एक दोबारा फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो कि मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ अपने हाथ से, तो ये बोर्ड भी मेरे हाथ पे दोबारा एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो मैंने एक एक्शन फोर्स लगाई और बाद में अपोजिट मेरे पास एक रिएक्शन फोर्स लाई, तो वही होती है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो बेसिकली होती क्या है, तो जो उसका सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती है ये हमेशा एक अलग अलग बॉडी पे एक्ट करती है, सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करती। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैंने एक एक्शन फोर्स लगाया, किस पे लगाया, बोर्ड पे लगाया। मैंने अपने हाथों से एक फोर्स लगाया, एक्शन फोर्स बोर्ड पे, ठीक है। ये बोर्ड में भी एक अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, वो मेरे हाथ पे लगाएगा, ठीक है। तो मैंने इस पे फोर्स लगाया, डायरेक्शन बोर्ड पे हुई, ठीक है। ये बोर्ड में भी फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन मेरी तरफ हुई, ठीक है। तो हमेशा दोनों अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है और हमेशा इनकी डायरेक्शन कैसे होती है, अपोजिट होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यार, अगला क्वेश्चन है वही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट। कह रहे कि जो इनर्शिया होता है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट में क्या करता है। पहली चीज की इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। वैसे मैंने ये सब कुछ करवा रखा है बट फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है ना, कोई भी बॉडी है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो मैं बॉडी हूँ, तो इनर्शिया क्या होती है, बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे। मतलब कि मान लो अभी मैं रेस्ट पे हूँ, है ना, तो इनर्शिया क्या चाहेगा कि मैं रेस्ट पे रहूँ, मैं मोशन में ना हूँ, है ना। मान लो कोई गाड़ी चल रही है तो इनर्शिया क्या चाहेगा कि गाड़ी हमेशा चलती रहे, रुके ना। तो बेसिकली इनर्शिया क्या होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, एक ऐसी इमेजिनरी प्रॉपर्टी होती है कि कोई बॉडी वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, अगर कोई बॉडी मोशन में चल रही है तो वो मोशन में रहे, जब तक उस पर कोई एक बाहर से मैं एक फोर्स ना लगाऊं। समझ रहे, इतना समझ लो, ठीक है। तो इनर्शिया करता क्या है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे मैं अभी आपको बता दिया डेफिनेशन, तो आप तो आराम से ऑप्शन कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कि इनर्शिया करता क्या है बेसिकली, इनर्शिया क्या करता है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कि इनर्शिया क्या करता है कि उसकी जो मोशन की स्टेट है, मतलब कि अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रहने देता है,
अगर वो मोशन में है पहले से तो उसको मोशन में ही रहने देता है, उसको चेंज मतलब पसंद नहीं है बेसिकली, उसका मोशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं करना चाहते बेसिकली, ठीक है। तो इनर्शिया क्या चाहता है कि टू रेजिस्ट एनी चेंज, कोई भी चेंज को वो रोकता है, रेजिस्ट मतलब कि रोकता है, कोई भी चेंज को वो रोकता है कि अगर मतलब रेस्ट में है तो भाई रेस्ट में रहे, मोशन में ना जाए, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहे, रेस्ट में ना आए, ठीक है। तो इनर्शिया बेसिकली क्या करता है कि इनर्शिया करता है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। चलता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। कह रहा है कि मान लो एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक ट्रेन चल रही है, मूविंग ट्रेन है, उसमें एक पैसेंजर है वो कॉइन को टॉस करता है, कॉइन उछालता है और देखता क्या कि कॉइन जो है वो उससे पीछे गिरा है, मतलब कि वो ट्रेन चल रही है, ठीक है, उस ट्रेन में चलती पैसेंजर में, मतलब चलती हुई ट्रेन में कोई पैसेंजर है वो कॉइन उछाल रहा है और देखता क्या कि कॉइन जो है उसके पीछे गिरता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन का मोशन है वो कैसे है, मतलब कि जो ट्रेन का मोशन है वो किस मोशन में, क्या वो एक्सीलरेटेड मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में, रिटार्डेड मोशन में, या फिर वो सर्कुलर ट्रैक के अराउंड घूम रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है क्या, ऑप्शन नंबर ए, एक्सीलरेटेड मोशन। जो ट्रेन है वो एक्सीलरेटेड मोशन में है तभी कॉइन उसके पीछे गिरा है। भैया इसके पीछे रीजन क्या है, देखो मान लो मैं पैसेंजर हूँ, ठीक है, मान लो मैं पैसेंजर हूँ, ट्रेन चल रही है, अगर मैं सिक्का उछालता हूँ, ठीक है, तो यार जब सिक्का उछालता हूँ तो जब ट्रेन मान लो ट्रेन की जो भी मान लो वेलोसिटी थी, मान लो कि ट्रेन की जो भी वेलोसिटी चल रही थी, अगर मैं सिक्का उछाल रहा हूँ तो जब मैं सिक्का उछालता हूँ, जब सिक्का हवा में होता है तो उस वक्त वेलोसिटी उसकी सेम रहती है ना, मतलब कि जब मैं उसको सिक्का को उछालता हूँ हवा में, जब वो जितनी देर वो हवा में रहता है तो उतने वक्त तो उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है। बट इसने क्या बोला कि चूंकि ट्रेन सिक्का क्या है वो पीछे गिर रहा है, अगर जो ट्रेन है, अगर ट्रेन की वेलोसिटी सेम रहती, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चलता, वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता, तो सिक्का वहीं पे आके गिरता, मतलब कि जहां से उछाला था उस पंदे ने, वो सिक्का वहीं पे आके गिरता अगर उसकी वेलोसिटी सेम रहती। बट क्योंकि सिक्का पीछे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन की वेलोसिटी वो लगातार बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है, मतलब ठीक है, वो लगातार उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तभी सिक्का पीछे गिरा है। तो ये शो करता है कि जो ट्रेन है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होती ट्रेन तो अगर मैं सिक्का उछालता तो क्या वो वहीं पे आके गिरता, सेम स्पॉट पे आके गिरता, ठीक है। तो अब से ऐसे याद रख लो कि सिक्का पीछे गिरा है, मतलब क्या, ट्रेन की स्पीड क्या है, लगातार इंक्रीज हो रही है, तभी सिक्का पीछे गिरा है, ठीक है। अगर मान लो ट्रेन की स्पीड कम होती तो सिक्का आगे भी गिर सकता था, बट अगर ट्रेन की मतलब पीछे गिरा, इसका मतलब क्या है, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में ट्रेन है, ठीक है। अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी मतलब ख़राब आ रही है तो हाँ यार थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, यही रीज़न था कि 10 दिन तक वीडियो नहीं आई पाई, है ना, 10-11 दिन हो चुके हैं चैनल पे वीडियो नहीं, तो वही है कि मतलब मेरे को थोड़ा बहुत फीवर आ चुका था, तो यही रीज़न था, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। बहुत से लोगों को शायद थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, घटिया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो उसका मास कितना भाई 2 kg मास है उसका, ठीक है, वो इतनी वेलोसिटी स्लाइड हो रहा है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है ना, मान लो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये, इसका मास 2 kg, ठीक है, और इसको मैं एक फोर्स लगा के, है ना, कितनी वेलोसिटी है, इसको 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्लाइड हो लगातार, ठीक है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। यहाँ पे एक वर्ड जरूरी क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब कि सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं, मतलब कि उसमें कोई एक अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, बिना रुके आराम से स्लाइड हो सकता है ना, आराम से। तो होता नहीं जैसे बर्फ पे क्या होता है, लगातार पर्सन स्लाइड होता है, वैसे ही समझ लो थोड़ा। तो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 kg है, इतनी वेलोसिटी से वो स्लाइड हो रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, उसी सेम वेलोसिटी से, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे कह रहा है कि सेम वेलोसिटी से अगर मुझे इसको मूव कराना है और आगे, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल चीज, पहली बात याद रख लो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल याद रख लो, सिंपल चीज है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, F इज इक्वल्स टू ma, हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन के सेकंड लॉ से डराइव हुआ है, वहां से आया है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। यहाँ पे मास कितना भाई, मास कितना है 2 kg, ठीक है, इनटू ए क्या होता है, ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन कब आता है बताओ, जो एक्सेलरेशन है वो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी में चेंज होता है ना, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तब एक्सेलरेशन आता है, या तो वेलोसिटी कम हो रही हो तब भी आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन जिसे हम बोलते हैं वो आता है। तो अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो मतलब क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अगर डेल्टा वी, अगर मेरा डेल्टा वी जीरो है, डेल्टा मतलब क्या होता है भाई, क्या है डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज यार, ठीक है, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज।
तो अगर मेरा चेंज इन वेलोसिटी, अगर मेरा वेलोसिटी में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, मतलब कि कितना वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रहा है। तो अगर मेरा वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या देखो ना, इस स्लाइडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर सेम वेलोसिटी से मुझे उसको स्लाइड कराना है तो एक्सेलरेशन क्या होगा वहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अगर यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की जगह जीरो रखूंगा तो क्या आएगा, फोर्स, फोर्स क्या आएगा मेरा, जीरो। मुझे फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी, इसका मतलब ये है ना। तो याद रख लो कि अगर कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उस पर मुझे किसी भी बॉडी को सेम वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कराना है तो मुझे कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी, अपने आप वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 0 न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, इसका फोर्स की यूनिट होती है ना। तो 0 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कह रहे हैं कि जो रॉकेट है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इट वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है भैया, मोमेंटम होता है यार आपका P इजिकल्स टू mv। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मास को वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या रॉकेट में, जब रॉकेट जब रॉकेट का फ्यूल जो होता है वो बर्न करता है तो उसमें तो गैस जो बाहर निकलती है, जब हम लोग उसको फ्यूल को बर्न करते हैं तो गैस बाहर निकलती है, और जब गैस बाहर निकलती है तो वो एक अपोजिट फोर्स लगाती है रॉकेट पे, जिसकी वजह से रॉकेट वो ऊपर उठता है, अपलिफ्ट होता है। तो उसी मतलब कंजर्वेशन इस पर मतलब काम करते हैं वो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वो एक्ट करती है रॉकेट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, पहले इसको थोड़ा खुद सॉल्व कर लेना, उसके बाद ही मेरा इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल, मान लो कोई मेरे पास बॉडी है, उसके मास को डबल कर दिया मैंने, एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, और उसकी वेलोसिटी को मैंने आधा कर दिया। ठीक है, मास को डबल कर लिया, वेलोसिटी को आधा कर लिया, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, पहली बात तो देखो पहले खुद सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद में आपको बताता हूँ। कह रहे कि मोमेंटम का पहले फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, इट इज नॉन एज फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, कह रहे कि अगर उसके मास को डबल कर दूं मैं, ठीक है, मान लो कि अगर उसके मास को डबल कर लूँ, पहले m था, उसके मास को डबल करने पे क्या हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। ठीक है, इनटू वेलोसिटी को आधा कर दो, वेलोसिटी बिकम्स हाफ, वेलोसिटी आधी। अगर पहले वेलोसिटी v थी तो अब वेलोसिटी क्या होगी, आधी होगी, मतलब कि v/2 होगी, आधी तो ये होता है मतलब। ठीक है, तो अब मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि आपका पहले ओरिजिनल मोमेंटम था और p डैश को मैंने बोल दिया नया मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और p डैश क्या रहेगा आपका m इंटू वी, यानी mv। तो पहले जो मोमेंटम था वो भी mv था, और जो अभी नया मोमेंटम आया बॉडी का वो क्या है, वो भी mv है। तो मोमेंटम पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेम, रिमेन सेम, यानी सेम ही रहेगा मोमेंटम अभी भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हेन अ कार एट हाई स्पीड मेक्स अ शार्प टर्न, the driver in the car tends to get thrown to the opposite side to the turn, this is due to। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप कार में बैठे होते हो, मतलब कार आपकी हाई स्पीड पे होती है, तेज स्पीड में होती है, और जब अचानक से आप एक शार्प टर्न लेते हो ना, मान लो कि कार आपकी एक सीधी चल रही थी, अचानक से आपने ऐसे टर्न ले लिया। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो ड्राइवर बैठा होता है वो हमेशा दूसरी तरफ में, मतलब कि दूसरी तरफ में उसमें वो ढकेल जाता है ना, वो क्या होता है, टेंड्स टू गेट थ्रोन टू अपोजिट साइड, कि अगर वो इस साइड मतलब कि कार बहुत तेज स्पीड में थी, है ना, और इस तरफ उसने शार्प टर्न लिया, अचानक से टर्न लिया, तो क्या होता है, हम लोग दूसरी तरफ में चले जाते हैं, है ना। तो ये किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू व्हाट, मतलब किस फैक्टर की वजह से होता है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखो बेसिकली इनर्शिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि अगर कोई बॉडी है वो क्या चाहती है कि जैसे स्टेट में वो वैसे स्टेट में रहे। ठीक है, तो मान लो अगर कार सीधी चल रही थी, मान लो कार ऐसे सीधी चल रही थी, लगातार 1-2 किलोमीटर सीधी चल रही थी, तो क्या है, हमारी इनर्शिया बॉडी का क्या हो गया, हमारी बॉडी क्या कह रही है कि भाई कार चलती रहे सीधी, है ना, हमारी बॉडी क्या कह रही है कि कार चलती रहे सीधी। बट जब उसने अचानक से ऐसे टर्न लिया तो क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया हमारी बॉडी क्या जाती है, स्टेट चेंज ना हो इसकी, बट क्योंकि कार जब ने मुड़ी तो उसका कुछ चेंज होगा ना, उसकी वेलोसिटी कम हुई होगी, डायरेक्शन चेंज हो गया है बेसिकली। तो इनर्शिया की वजह से, है ना, इनर्शिया क्या चाहती है कि हमारी बॉडी वैसे ही रहे,
तो उसकी वजह से हमारी बॉडी तो वैसी रही, बट कार इस तरफ मुड़ गई थी, है ना, कार की डायरेक्शन अचानक से मुड़ी, तो उस वजह से हम लोग दूसरी तरफ मूव कर लग जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। कह रहे हैं कि जो मास होता है, इनर्शिया को हम लोग मास से ही मेजर कर सकते हैं कि, और ये सही भी है ना। मान लो कि अगर किसी का मास ज़्यादा है बॉडी का और किसी बॉडी का मास कम है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे से कोई बोले कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1 kg और एक दूसरे तरफ ऑब्जेक्ट जिसका मास है 3 kg, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। कंडीशन क्या, अगर वेलोसिटी सेम रहे, ठीक है, ओके। तो ये तो सही है स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो गलत नहीं है, ठीक है। कौन से भाई, अगली क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। कह रहे हैं कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है उससे हमें इनर्शिया मिलता है। और वैसी बात यार, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो इसके बारे में ही बात करता है, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, अनबैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूसेस कांस्टेंट वेलोसिटी। कह रहे कि जो अनबैलेंस फोर्स होती है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जो अनबैलेंस फोर्स होती है वो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस करती है। नहीं भैया, ये गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब कि ऑप्शन सही है, आपका आंसर तो ये है, बट स्टेटमेंट गलत है। क्यों? अनबैलेंस फोर्स कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ अनबैलेंस फोर्स होती क्या है बेसिकली, जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको एक मास ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पर इस तरफ से वेलोसिटी लगाऊं, ठीक है, मान लो मैं इस पर इस तरफ से वेलोसिटी लगाऊं 10 न्यूटन की, मान लो मैं इस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ से, और मैं इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन की, ठीक है। एग्जाम्पल लो, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ से लगा रहा हूँ और 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ से लगा रहा हूँ, तो फोर्स किधर की बड़ी है? इधर की फोर्स बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इधर फोर्स ज़्यादा है, इधर फोर्स कम है, तो ऑब्वियसली बात है इधर क्या है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा। जैसे मान लो मेरे पास ये डस्टर है ना, मान लो मैं इधर, है ना, मान लो मैं इधर तो बहुत छोटी सी फोर्स लगा रहा हूँ, धीरे से फोर्स लगा रहा हूँ, और इधर से बहुत तेजी से फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये डस्टर इस तरफ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो अनबैलेंस फोर्स होती है वो हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस करता है ना। ये जो ऑब्जेक्ट जो भी होगा ये हमेशा इस तरफ तेजी से मूव करेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत थी, बट आंसर हमारा ये ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। कह रहे हैं कि जो इनर्शिया होती है किसी बॉडी की, एक प्रॉपर्टी होती है। तो कैसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो बॉडी है वो क्या चेंज नहीं कर सकती, मतलब जो इनर्शिया है बेसिकली, इनर्शिया की वजह से बॉडी क्या चेंज नहीं कर सकती? क्या वो अपना रेस्ट का स्टेट चेंज नहीं कर सकती? क्या वो अपना मोशन का स्टेट चेंज नहीं कर सकती? क्या वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन का स्टेट चेंज नहीं कर सकती, या फिर ऑल ऑफ दिस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्या भाई, कि वो बेसिकली तो होता क्या इनर्शिया, या तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, सिंपल बात है। तो बाकी सारे आंसर तो मैच कर रहे हैं, मतलब जो सी प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की उन सभी से मैच कर रहे हैं, है ना। बट तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी सभी प्रॉपर्टी होती है, इन सभी को जो बॉडी है खुद से चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, है ना, खुद से चेंज नहीं कर सकती जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई बॉडी मोशन में ऑब्जेक्ट, तो वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो सकती जब तक उस पर एक फोर्स ना लगाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास ए एंड वेलोसिटी बी इज फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास सी। कह रहे कि एक बुलेट है, ठीक है, जिसका जो मास है वो है ए, है ना, मतलब उसका जो मास है वो ए है और जो उसको वेलोसिटी है वो बी है, ठीक है। एक बुलेट है, उसका मास ए है, वेलोसिटी बी है, उसको मैंने फायर किया और एक लकड़ी का एक ब्लॉक है उस पर जाके वो टकरा गई, ठीक है। उस लकड़ी के ब्लॉक का मास सी है, ठीक है। मान लो एक बुलेट है, उसका मास ए है और वेलोसिटी बी है, वो एक लकड़ी के टुकड़े से जाके टकरा गई जिसका मास क्या है, सी है, उस वुडन ब्लॉक का मास सी है। इफ द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द वुडन ब्लॉक, अगर मतलब वही बोल रहा हूँ मैं कि अगर बुलेट जो है वो उस लकड़ी की जो ब्लॉक है उसमें आके घुस गई, अंदर एम्बेड हो गई, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो जब कोलिजन, जब वो टकराए आपस में, तो उसके बाद उस पूरे सिस्टम का, है ना, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, उस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा जैसे बुलेट उससे टकराई है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले बात क्या कि जो मोमेंटम होता है P, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, m इंटू वी, है ना, P इज इक्वल्स टू एम वी, पता है हमें, ओके।
तो देखो, अगर हमें पूरे सिस्टम का वेलोसिटी निकालनी है, अगर मुझे पूरे सिस्टम की वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए पहले मुझे इस बुलेट की मोमेंटम निकालना पड़ेगा, और इस जो वुडन ब्लॉक है इसका जब ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक में टकरा गई जब जाके, तो उसका मोमेंटम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पहले बोलूँ P1 शुरुआत का मोमेंटम क्या होगा, इसकी मास क्या है भाई, m है, सॉरी a है, इसका मास है ना, बुलेट का मास क्या है, a है, इंटू वेलोसिटी क्या है इसकी, b है, ठीक है। तो पहले मोमेंटम क्या हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा आपका, P1 हो जाएगा आपका AB, ठीक है। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, P1 क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा, AB, ठीक है। P फॉर्मूला पता है ना आपको, P क्या होता है, mv, तो वहीं से मैंने लगा दिया कि मास क्या है, मास A है, तो मैंने A रख दिया, V की जगह मास B क्या है, B है, तो मैंने ये रख दिया, P1 मेरा AB आ गया। अब निकालते हैं P2, ठीक है। P2 क्या हो जाएगा कि टकराने के बाद जो वुडन ब्लॉक का मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, तो वुडन ब्लॉक का मास क्या है भाई, उसका मास C है, और वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज क्या है वो रेस्ट पे है ना बेसिकली, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो वेलोसिटी की जगह मैं 0 डालूंगा, तो P2 क्या आएगा, P2 तो मेरा पूरा 0 ही आएगा, ठीक है। तो P2 मेरा आ गया 0, ओके। तो यहाँ से मुझे P1 मिल गया, P2 मिल गया। अब सिंपल खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। हमें निकालना है कि सिस्टम की वेलोसिटी, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो सिंपल जो मेरा फाइनल मोमेंटम होगा ना, या फिर बोलूँ मैं आपका नेट मोमेंटम है ना, जो मेरा नेट मोमेंटम होगा, ये बोलना सही रहेगा, नेट मोमेंटम वो क्या होगा, P = mv, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके टोटल मोमेंटम की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, ये टोटल मोमेंटम की बात हो रही है, मतलब कि उस पूरे सिस्टम का जो भी हुआ है उसकी टोटल मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, टोटल मास और टोटल वेलोसिटी। मुझे निकालना क्या है भैया, वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ से जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, P/m, है ना। जो वेलोसिटी होगी, जो टोटल वेलोसिटी क्या होगी, वो P/m, टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास, ठीक है। टोटल मोमेंटम क्या होगा भाई, P1 + P2, या सुनो, पहले मोमेंटम और बाद में मोमेंटम, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, AB, है ना, +0, ये अपॉन में टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास क्या है, एक तो देखो बुलेट का मास जो कि है A, प्लस में इस ब्लॉक का मास, लकड़े का ब्लॉक का मास क्या है, C, तो A + C, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो 0 तो 0 होता है, उसका कुछ फर्क होता नहीं है। तो क्या आ गया आपका टोटल वेलोसिटी, क्या आ गई, AB/A + C, ठीक है। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, AB/A + C, ये मेरी पूरी सिस्टम का नेट वेलोसिटी है। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, AB/A + C, ठीक है। ये मेरी नेट वेलोसिटी है पूरी सिस्टम की। चलता है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द मासेस ऑफ 2 बॉडीज आर इन रेशियो 5:6, ठीक है। मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। मान लो कि एक ये पेन हो गया, ठीक है, और ये डस्टर हो गया। तो 2 मासेस है, ठीक है। रेशियो क्या है उनका, 5:6, ठीक है। ये 5:6 के रेशियो में उनका मासेस है। एंड देयर वेलोसिटीज आर इन रेशियो 1:2, उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या दे रखा है, 1:2 रेशियो दे रखा है। देन उनका लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन बहुत ही, ठीक है। कह रहे हैं कि 2 ऑब्जेक्ट है, उनके मास का रेशियो ये रहा, ठीक है। उनके मास का रेशियो 5:6 है ना, 5:6 इज अ रेशियो ऑफ मास, ठीक है। और उनकी जो वेलोसिटीज़ है उनका रेशियो है 1:2। तो मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, सिंपल चीज़ यार, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो आप लोग को आ गया होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, सिंपल है। तो कह रहे हैं कि मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, ओके। अगर बात करूँ मैं P1 की, तो P1 क्या है भाई, मेरा क्या है 5 बोल सकता हूँ, बिकॉज मास क्या है मेरा 5x बोल सकता हूँ ना, रेशियो क्या है 5x बोल सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं रेशियो क्या है, तो 5x बोल दिया मैंने पहले का। वेलोसिटी क्या है उसकी, वेलोसिटी क्या है 1 है, ठीक है, 1x, ठीक है, x बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, अपॉन। अगर मैं P2 करूँ, है ना, P1/P2 करूँ, मतलब मेरे को उसका बेसिकली क्या निकालना है, मुझे उनके मोमेंटम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो P1 क्या आ गया आपका 5x × x। देन अच्छा, दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाले का मास क्या है भाई, दूसरे वाले का मास अपना क्या है 6x रेशियो में, इंटू उसका वेलोसिटी क्या है 2x, है ना, 2 रेशियो में, ओके, 2x, ठीक है। यहाँ से x से x काट दो, इस x से x ये वाला काट दो, ठीक है। कितना रहेगा भाई आपका, ऊपर आ जाएगा 5, ऊपर कुछ बचा नहीं है, नीचे क्या आ गया 6 × 2 = 12, तो 5/12, यानी बोल सकता हूँ मैं अगर P1:P2 निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा 5:12, है ना, 5:12 आ गया रेशियो। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन बहुत ही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ठीक है। पहले इसको खुद से आप पढ़ लो और उसके बाद सॉल्व करो, और चैट में या फिर कमेंट में आंसर लिख सकते हो। कह रहे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। तो
एक बॉल है मेरे पास जिसका मास क्या है 50 ग्राम है, वो रोल हो रही है, नहीं मतलब कि बेसिकली वो कॉन्क्रीट फ्लोर में लगातार रोल हो रही है ना, जैसे बॉल है वो घूम रही है लगातार, ठीक है, मोशन में बेसिकली। और जो ग्राफ दे रखा है मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है वो हमें ये दे रखा है उस बॉल का, तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, मास दे रखा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, कह रहे हैं कि फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले बात फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लिख के चैट में या फिर कमेंट में। फोर्स का फॉर्मूला होता है m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो मुझे पता है, अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया तो फोर्स में चुटकियों में निकाल लूँगा। अब उसके लिए मुझे ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अच्छा बताओ बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, कितने टाइम में कितने वेलोसिटी चेंज हुआ, सिंपल है ना यार, है हाँ या ना बता। एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, कितने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि भाई 8 सेकंड पे ना, बेसिकली इधर टाइम में इधर वेलोसिटी है, 8 सेकंड पे जो उसकी वेलोसिटी वो कितनी थी 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी 80 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 80, ठीक है। 8 मीटर पर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 80 थी, तो 80/10 कितना रहेगा भाई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना रहेगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मुझे यहाँ पुट करना है, इसमें आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 आ गया। फोर्स बराबर मास कितना भाई 50 ग्राम, 50 ग्राम। लेकिन हमें क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग केजी में रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखेंगे। तो 50 ग्राम को अगर मैं केजी में करूँगा तो कितना आएगा 0.05, ठीक है, कर लेना, इसी सिंपल चीज़ है। इंटू में एक्सेलरेशन कितना आया था मेरा 8 मीटर पर 10 आया था, सॉरी ना, 80/, जब मैं 8 किया था तो कितना आया 10 आया था, तो एक्सेलरेशन मेरा आया था 10। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर आएगा 0.5 न्यूटन, ठीक है। 0.05 को अगर मैं 10 से करूँगा तो एक मेरा पॉइंट डेसिमल आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 0.5 न्यूटन लगेगा फोर्स, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि व्हेन अ बलून हेल्ड बिटवीन द हैंड्स इज प्रेस्ड इट्स शेप चेंजेस, दिस हैपन बिकॉज। कह रहे कि मान लो मेरे हाथ में एक बलून है, ठीक है, उसको मैं दोनों हाथ से दबा रखा है मैंने, ठीक है, एक बलून को मैंने दोनों हाथ से दबा रखा है, तो उसका शेप चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, उसका शेप क्या होता है चेंज होता है। तो ये किसकी वजह से होता है बेसिकली, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या ये बैलेंस फोर्स की वजह से होता है, क्या ये अनबैलेंस फोर्स की वजह से होता है, क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, या फिर क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो जो उसका करेक्ट आंसर है, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन दी बैलून, कि उस पर जो बैलून पे उस वक्त जब मान लो कि मेरे हाथ में है ना, मान लो कि यार इसको बैलून समझ लो, ठीक है, थोड़ी देर समझ लो, इसको फील करो कि मान लो ये बैलून है, ठीक है, मेरे पास बैलून है नहीं, यहाँ पे दिखा देता वरना मैं, तो मान लो ये बैलून है, इसको मैं दोनों हाथों से प्रेस कर रहा हूँ, है ना, मान लो इसको दोनों हाथों से प्रेस कर रहा हूँ, तो इसका देखो शेप चेंज होता है, ऑब्वियस सी बात है, बट इसमें कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है उस वक्त, बैलेंस फोर्स, बिकॉज मैं दोनों हाथ से बराबर फोर्स की लगा रहा हूँ ना, बराबर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो एक और चीज़ कि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बैलेंस फोर्स क्या करती है, बैलेंस फोर्स उसका शेप चेंज कर सकती है, कुछ भी ऑब्जेक्ट का बैलेंस फोर्स शेप चेंज कर सकती है, बट उसकी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करती। मतलब कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। बैलेंस फोर्स उसकी स्टेट को चेंज नहीं करती, बट उसके शेप को चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, उसका शेप चेंज होगा बैलून का, बट उस पर कौन सी फोर्स ऐड कर रही है, बैलेंस फोर्स, ठीक है, बिकॉज दोनों हाथों से मैं बराबर फोर्स उस पर लगा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और एक अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक ठाक है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ अ कार वेइंग 1500 kg, ठीक है, पहले आप उसको खुद सॉल्व कर लो। कह रहे हैं कि जो कार है, एक कार है, ठीक है, उसका जो वेट कितना है 1500 kg, ठीक है, 1500 kg उसका वेट है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर से उसकी वेलोसिटी क्या इंक्रीज हो रही है। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी इतनी थी, अब उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, ठीक है, कार के मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। पहले बात तो मोमेंटम क्या होता है भाई, P = m/v, ठीक है। अगर मैं ये निकाल लूँ वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सिंपल मेरा मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं मोमेंटम, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, बट उससे पहले यार मुझे इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और ठीक है मुझे इसको क्या है मीटर पर सेकंड में करना है, बिकॉज वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या होती है सेकंड होती है। तो पहले इसको चेंज करते हैं, उसके बाद आपस में इसका माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 30 देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था मोशन वाले में कि अगर वेलोसिटी को चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, मैंने सब करवा रखा है। तो यहाँ पे क्या है
36 इंटू 5/18, ठीक है, और साथ ही में 72 इंटू 5/18 कर देंगे। 18 1 18 2, ठीक है, 18 के पार्ट में 2 पे आपका 36 आता है, ठीक है, 2 5 या 10, तो मेरा क्या आ गया वेलोसिटी वाली 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी मेरी 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ये क्या हो जाएगा 18 1 18 4, ठीक है, 4 5 या 20, तो यह आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी मेरी 20 मीटर पर सेकंड आ गया, इसको मैंने चेंज कर लिया, इसको मेरा आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब कुछ नहीं करना यार, इनको आपस में माइनस करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, इनको आपस में माइनस करना है। तो कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका 20 मीटर पर सेकंड आया था हमारा, ठीक है, और इनिशियल क्या अपना 10 आया था ना, इसको मैंने 10 में चेंज कर दिया था, तो क्या आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें फॉर्मूला में रखना है, फॉर्मूला क्या है भाई, P = m × v। तो m क्या अपना, m क्या है 1500 kg, बिकॉज मास को kg में रखते हैं तो वैसे रखेंगे, इंटू वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अपनी 10 आई है, जब 1500 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15,000, ठीक है, और kg, ठीक है, बिकॉज मास का यूनिट kg होता है, और वेलोसिटी हम लोग मीटर पर सेकंड में रख रहे हैं, तो 15,000 kg मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो है अपना करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है 15,000 kg मीटर पर सेकंड, 15,000 kg मीटर पर सेकंड। तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा न्यूमेरिकल है, आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड्स ऑन अ रोलर स्केट। कह रहे हैं कि एक आदमी है, उसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, वेस्ट पहन रखी है, ठीक है। द टोटल मास इज 80 kg, टोटल सिस्टम का पूरा मास है उस रोलर स्केट का और मैन का, वो 80 kg है टोटल मास। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, 20 ग्राम में एक छोटी सी बुलेट है, उसको इतनी वेलोसिटी से, है ना, बहुत तेज वेलोसिटी से उसको फायर किया गया। एंड इट इज स्टॉप्ड बाय वेस्ट एंड फॉल्स ऑन ग्राउंड। कह रहे कि देखो जो बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है और इतनी वेलोसिटी से उसको हमने फायर किया था, तो वेस्ट पे लग के, बुलेट प्रूफ वेस्ट पे लग के वो जमीन पे गिर गई है, ठीक है। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, तो फिर मैन की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका लगेगा, आपका जो इसमें कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जैसे आपका कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, वैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है कि जो इनिशियल आपका मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, है ना, इनिशियल मोमेंटम P इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ये अपना कंसेप्ट है, इसको यूज करके हम लोग को वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो देखो इसका जो मैन का मोमेंटम है बेसिकली, है ना, इनिशियल मोमेंटम वो क्या है, देखो वो क्या है, इसका जो मास दूँ, मास क्या है अपना, मास है इसका 80 kg, ठीक है, 80 kg इंटू इसकी जो वेलोसिटी है मैन की, वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालनी है, तो इस बराबर में v रख देंगे, ठीक है, 80 इंटू वी, है ना, P1 या अपना क्या इनिशियल मोमेंटम P1 हो गया, और टकराने के बाद जो इसका वेलोसिटी है, इसका जो मास है इस बुलेट का वो क्या है 20 kg। 20 kg का मतलब क्या हो गया 0.02, मतलब 20 ग्राम का मतलब क्या होगा 0.02 ग्राम, इंटू इसकी वेलोसिटी क्या है 400 मीटर पर सेकंड। सिंपल है, आपको v निकालना है, सॉल्व करके सिंपल निकाल लोगे। v क्या हो जाएगा 0.02 इंटू में 400 अपॉन में 80, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 8 5 जा 40, ठीक है। जब तुम उसको सॉल्व करोगे 0.02 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, कितना आएगा आंसर, जब तुम 0.02 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.1 आएगा आंसर, है ना, 0.1 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 0.1 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यानी कि वेलोसिटी, जब जो इंसान की, जो पर्सन की जो वेलोसिटी होगी मैन की, वो कितनी होगी 0.1 सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने आपको पहले बता भी रखा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे कि द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, कह रहे कि जो इनर्शिया होता है किसी बॉडी का वो किस पे डिपेंड करता है। तो यार आपको मैंने पहले बताया था क्या कि इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, और किसी चीज़ पे इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन मास, तो मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे इनर्शिया डिपेंड करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बॉडी ऑफ मास 16 kg टू कम टू रेस्ट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन कंटिन्यूसली। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे कि हमें टाइम निकालना है, ठीक है। एक बॉडी इसका मास ये है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी इतनी है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं वेलोसिटी मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, तो उसको हम लोग उसमें हम लोग एक फोर्स लगाना है ना। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास 16 kg है, ठीक है, और इतनी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो इस तरफ मूव कर रहा है, और मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ ना, मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ 4 न्यूटन की, ताकि ये रुक जाए। तो कितनी देर बाद जाके ये रुकेगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है कि कितना टाइम जाके ये रुकेगा, कितनी देर बाद। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स क्या होता है, m इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो मुझे फोर्स पता क्या है, 4 न्यूटन, 4 बराबर मास क्या है भाई 16 kg इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, सिंपल 4/16 कर दूंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा अपना 4/16, या फिर बोल सकता हूँ मैं 1/4, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 1/4, ओके। एक्सेलरेशन क्या आ गया अपना 1/4, समझ आ गया ना, सिंपल एक्सेलरेशन आ गया अपना 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भैया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। मुझे निकालना है टाइम, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, v = u + at, पता है, याद आया कुछ या फिर भूल गए। आपका चैप्टर नंबर 8 मोशन का आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। इसमें v क्या होगा भैया, हमें बॉडी को रेस्ट में लाना है, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगा 0 होगा, बिकॉज रेस्ट क्या होता है 0। तो v क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, बराबर u क्या है भैया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 10 मीटर पर सेकंड, प्लस a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 1/4, है ना, निकाला हमने। अब इनटू में टाइम t जो हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या, इस 10 को मैं इधर भेज सकता हूँ, इस 10 को मैं इधर भेज सकता हूँ, ठीक है। तो 10 क्या रहेगा अपना, बताओ 10 क्या रहेगा अपना, -10, ठीक है, बराबर में 1/4 इंटू t क्या हो जाएगा अपना, इस 4 को इधर भेज दो, ठीक है। t क्या हो जाएगा अपना, t हो जाएगा अपना 4 × 10, माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टाइम में वैसे टाइम तो माइनस का हो नहीं सकता ना, ठीक है। तो 4 × 10 क्या आ गया, 4 × 10 आ गया अपना 40। तो टाइम कितना आ गया अपना 40 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 40 सेकंड इज द, मतलब 40 सेकंड बाद वो जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो जाके रुक जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नंबर 18 कह रहा है कि इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ 0, ठीक है, कि कोई बॉडी है उस पर जो फोर्स है वो 0 लग रही है, ठीक है, मतलब उस बॉडी के ऊपर फोर्स 0 एक्ट कर रही है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि मान लो एक बॉडी यहाँ पे है ना, इस पर जो फोर्स है वो 0 है, मतलब बिल्कुल फोर्स नहीं लग रही है, तो मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो देखो फोर्स 0 है, मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F = m × a, ठीक है। और मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला m × b, ठीक है भैया। फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, m तो 0 हो नहीं सकता यार, मास तो 0 हो नहीं सकता ना किसी चीज़ का, मास तो सेम रहता है, मास 0 होता नहीं है कभी, बट एक्सेलरेशन 0 हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होती है तभी तो एक्सेलरेशन होता है वहाँ पे। तो अगर फोर्स 0 है, कह रहे हैं कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, अगर फोर्स 0 है तो मतलब क्या है, मतलब कि वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है ना, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा ना आंसर। तो फोर्स 0 का मतलब क्या है कि फोर्स 0 का, अगर फोर्स 0 है ना, इफ फोर्स इज 0 इट मीन्स कि एक्सेलरेशन अपना 0 है, ठीक है। अगर फोर्स 0 है मतलब कि एक्सेलरेशन 0 है, ओके। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। फोर्स 0 मतलब कि एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी जो है ना, जो डेल्टा v है, डेल्टा v वो भी क्या होगा 0 होगा, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी वो भी चेंज नहीं हुई होगी, ठीक है। अच्छा मोमेंटम क्या होता है बताओ, मोमेंटम क्या होता है, p क्या होता है m × v, मास तो सेम रहता है, मास तो फिक्स नहीं होगा। मैंने बोला कि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब कि वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी ना, 0 नहीं होगी, वेलोसिटी क्या होगी सेम रहेगी ना, चेंज इन मतलब चेंज बिल्कुल नहीं होगी वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा, मोमेंटम भी क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है। तो मतलब क्या आएगा, मोमेंटम क्या होगा अपना कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगा, जैसा है मोमेंटम ऐसे रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लगता है, तो हाँ अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे कि
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, कि जो ये आपका है ना, ये किसका यूनिट है? मोमेंटम का है, फोर्स का है, एक्सेलरेशन का है, स्पीड का है? बताओ फटाफट चैट में लिखो किसका यूनिट है। तो ये इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये फोर्स का यूनिट है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है अपना मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है यूनिट? केजी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना। एक बॉल है, ठीक है, उसको मैंने ऊपर ऐसे भेजा अपवर्ड। व्हाट विल बी द मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट? उस हाईएस्ट पॉइंट पे उसका मोमेंटम क्या होगा? मान लो कोई बॉल है, उसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? जीरो होती है। ये मैंने आपको बता रखा था पिछले लेक्चर में ही, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब उसकी वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास तो चेंज होगा नहीं, बट वी क्या है? वी क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पे वी क्या है? मैक्सिमम हाइट पे वी क्या है? उसका जीरो हो जाता है। तो जब वी जब जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो ही होगा, ऑब्वियस बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि मोमेंटम क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको खुद से ट्राई करना और ट्राई करके चैट में या फिर कमेंट में अपना आंसर लिखना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ़ अ नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन वाज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन 400 ग्राम ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो कि ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 400 ग्राम, ठीक है। ये रेस्ट पे है अभी। इस पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ भाई? 7 न्यूटन की। 7 न्यूटन की फोर्स मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी टू 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? अभी ये रेस्ट पे है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना टाइम लगेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकंड हो जाए, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? तो अच्छा क्वेश्चन है, बट सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था कुछ देर पहले, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई फोर्स का? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स मुझे गिवन है 7 न्यूटन, मास मुझे गिवन है 400 ग्राम। 400 ग्राम का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको केजी में चेंज करूँगा तो कितना आएगा अपना? 0.4 kg, यस और नो? 0.4 kg इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, निकालना है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपना? 7/0.4, ठीक है। 7/0.4 मेरा आ जाएगा एक्सेलरेशन। इससे भैया फ़ायदा क्या हुआ? सिंपल एक फॉर्मूला है जो हमने किया था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या भैया अपना? फाइनल वेलोसिटी मुझे लानी क्या है? जो फाइनल वेलोसिटी है आखिरी में, वो मुझे लानी क्या है? मुझे लानी है 80 मीटर पर सेकंड। तो 80 बराबर में यू क्या? अभी कैसे वेलोसिटी है उसकी? जीरो है, इन रेस्ट पे है। प्लस ए कितना है? ए कितना है अपना? 7/0.4 इंटू में टाइम। मुझे टाइम निकालना है, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करेंगे। ये तो जीरो अपना 80 इंटू ये अपना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 80 इंटू 0.4 अपॉन में 7 बराबर में टाइम। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो इतना, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा अपना ऑलमोस्ट लगभग आपका 4.57 के आसपास अपना आंसर आएगा। तो जो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यार क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और शायद आप लोगों ने पहले बार देखा होगा, बहुत से लोगों ने ऐसे देखा होगा, बट हाँ कुछ लोगों ने पहले बार देखा होगा। क्वेश्चन क्या देखिए, देखो, इफ़ m1 बराबर 60 kg, ठीक है। जो m1 है मतलब कि जो ये आपका मास है, ठीक है, ये आपका बड़ा वाला, ये कितना है? 60 kg का है। एंड m2 इज इक्वल टू 20 kg। जो ऊपर छोटा वाला जो मास है वो है 20 kg का। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लोर, कि जो फ्लोर पे ये आपका बेसिकली जो दिखा रखा ना, ये आपका ये क्या है? ये फ्लोर मतलब कि सरफेस दिखा रखा है बेसिकली। तो इस सरफेस पे, इस फ्लोर पे कितना नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा? सिंपल चीज़, पहली बात आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पहले बात तो देखो, नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या होता है? जो ये ऑब्जेक्ट है दोनों, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है 60 kg का और 20 kg का, ये इस सरफेस पे, फ्लोर पे एक फोर्स लगा रहे होंगे, ये सुनो बताओ। ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये पूरा सिस्टम, क्या ये सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा होगा? ऑब्वियसली बात लगा रहा होगा यार। अरे यार, इनका खुद का मास है तो उनका जो ग्रेविटी की वजह से इनका वेट तो कुछ होगा ना। वेट तो फोर्स पे जो ये मतलब मान लो कि देखो सिंपल, जैसे मान लो कि ये एक मास है, मान लो कि एक मास है, ठीक है, और ये मेरा हाथ है, मान लो ये सरफेस है। जो ये मास है, क्या मेरे हाथ पे एक फोर्स लगा रहा है? ऑब्वियसली बात लगा रहा है ना। तो कौन सी फोर्स लगा रहा है भाई? वेट।
है ना। यहाँ पे क्या है बेसिकली, क्या है, एक नीचे एक फोर्स एक्ट कर रही है, ये जो मास है टुकड़ा, इस पर हाथ पे एक मेरे एक नीचे एक फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटी, उसकी वजह से एक फोर्स लग रहा होगा वेट, है ना। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कुछ नहीं होता। जो इस सरफेस पे जो फोर्स लग रही होती है उसे हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं, सिंपल, ठीक है। बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोला था। तो सरफेस पे जो फोर्स लगती है नॉर्मल फोर्स लगती है, ठीक है। अच्छा वो कितना होगा भैया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, फोर्स का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा एम ए। मुझे मास पता है, मास क्या है भाई, टोटल मास देखो ना, टोटल मास, इसको इस जो सरफेस है इस पर कौन सी फोर्स लग रही होगी, ये टोटल फोर्स लगा रहे हो ना दोनों मिलके, ठीक है। मास क्या भैया इसका 60 kg प्लस 20 kg, तो कितना हो जाएगा मास 80 kg। टोटल मास कितना हो गया 60 प्लस 20 80 kg इंटू एक्सेलरेशन। अब ये क्या होगा, हमें दे रखा है क्या, टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन लग कौन सा रहा होगा, जो यहाँ पे चीज़ हो रही है इस चीज़ में एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी तो एक्ट करी नीचे, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है, हमें 10 लेनी है, तो 80 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन, है ना। फोर्स कितना आ गया अपना 800 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। तो यार 5-6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके अजर्शन रीजनिंग के, उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो यार क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, ठीक है। इट इज़ अ अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। तो अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन करते कैसे हैं ये मैंने ऑलरेडी यार अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, वहाँ पर मैंने डिटेल में करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। देखो बेसिकली आपको एक अजर्शन देंगे, एक स्टेटमेंट देंगे अजर्शन, एक आपको दूसरी स्टेटमेंट देंगे रीजन, ठीक है। 2 स्टेटमेंट आपको देते हैं। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन देंगे जो कि फिक्स रहते हैं, ठीक है। ये चारों ऑप्शन हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि भाई अजर्शन रीजन दोनों ट्रू है, करेक्ट है, और जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अजर्शन रीजन करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, ठीक है। अभी कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा। अभी ऑप्शन जो थर्ड रहता है हमेशा वो क्या रहता है कि अजर्शन ट्रू है बट रीजन गलत है, रीजन फोर्स है। फोर्थ ऑप्शन क्या होता है कि अजर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन देखो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अजर्शन कि इफ अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम वन साइड द साइज एंड शेप चेंजेस। कह रहे हैं कि अगर एक स्प्रिंग है ना, मतलब एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसको मैं अगर एक साइड से उसको मैं अगर एक मतलब इस तरफ से पकड़ के मैं खींचूँ तो क्या होगा, वो उसका साइज और शेप चेंज होगा। ऑब्वियस बात है ना, मान लीजिए स्प्रिंग है, इसको मैं एक तरफ से पकड़ के खींचूँ, ऐसा क्या होगा, साइज और शेप चेंज होगा उसका, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, हमें स्टेटमेंट दे दिया। अब रीजन क्या कह रहे हैं कि किस रीजन क्या है उसका, बेसिकली अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग चेंजेस दिस साइज एंड शेप ऑफ द स्प्रिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। कह रहे कि जो अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है स्प्रिंग पे, उसकी वजह से उसका साइज और शेप चेंज होता है। क्या ये सही नहीं है? और सही तो कह रहा है। देखो बेसिकली क्या है, यहाँ स्प्रिंग यहाँ पे ना, और यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा के उसको खींच रहा हूँ, तो कौन सी फोर्स है बेसिकली, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होती है कि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाऊं। अगर मैं इस तरफ से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा होता और इस तरफ से भी मैं अगर 5 न्यूटन फोर्स लगा होता तो स्प्रिंग क्या होता, उसमें कुछ होता नहीं बेसिकली, है ना, उसका मोशन होता ही नहीं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लग रही है ना, मैं एक तरफ से फोर्स उस पर लगा रहा हूँ, उसका साइज और शेप चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ ये क्या है, सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना, है कि यस और नो, बताओ जो रीजन है क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस केस में कि अजर्शन भी सही है और रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। अजर्शन कह रहा है कि व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसाइकिल इट स्लोज डाउन। कह रहे कि जब हम बाइसाइकिल को पैडल करना बंद कर देते हैं तो कुछ देर बाद आके वो रुक जाती है ना, ऑब्वियस बात है। रीजन क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कह रहे कि जो फ्रिक्शन होता है हमेशा वो जिस तरफ मोशन होता है उसकी डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये तो गलत है ना, जो फ्रिक्शन का होता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। याद कर लो, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। अगर मैं इस तरफ चल रहा हूँ, बाइसाइकिल पे कहीं कैसे भी चल रहा हूँ, तो जो फ्रिक्शन है हमेशा ऑलवेज अपोजिट एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा। तो ये तो गलत है स्टेटमेंट, जो रीजन है ये तो गलत है अपने आप पे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, कि अजर्शन ट्रू है। अजर्शन तो ट्रू है कि भाई अगर हम लोग पैडल करना बंद कर देंगे तो बाइसाइकिल रुक जाएगी, बट रीजन तो गलत ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले अजर्शन पढ़ लो। अजर्शन कह रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ अ ऑब्जेक्ट विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही बात है कि मोमेंटम क्या होता है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही तो होता है ना। m इंटू वी करूँगा तो मेरा मोमेंटम आएगा, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा ये आपका रीजन हो गया, ठीक है, सॉरी अजर्शन हो गया। रीजन क्या कह रहा है, मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। मोमेंटम क्या है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो सही तो कह रहा है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ही यही होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना, कि बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अजर्शन रीजन करेक्ट है अपनी अपनी जगह, और जो रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो यार आपके सामने एक अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अजर्शन कह रहा है कि इफ़ अ बैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वुडन ब्लॉक इट विल मूव। कह रहे कि अगर एक वुडन ब्लॉक पे अगर मैं एक बैलेंस फोर्स लगाऊं तो वो मूव करेगा। ये तो गलत है स्टेटमेंट है ना। बैलेंस फोर्स कभी भी बैलेंस फोर्स से कभी भी किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो फिर मोशन में रहेगा। बट क्या कह रहे हैं कि अगर बैलेंस फोर्स पे मैं एक वुडन ब्लॉक पे एक बैलेंस फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, रीज़न क्या कह रहे हैं कि अनबैलेंस फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, कि अनबैलेंस फोर्स आपकी स्टेट को चेंज कर सकती है वाइल बैलेंस फोर्स डज नॉट, जबकि बैलेंस फोर्स नहीं कर सकती है। तो यार आपका जो अजर्शन है वो तो गलत है ना, कि बैलेंस फोर्स आपकी चेंज करती है, ये तो गलत है, और जबकि रीजन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट होगा इस केस में, कि भाई अजर्शन फॉल्स है, अजर्शन अपना गलत है, बट रीजन इज ट्रू, रीजन अपना सही है। तो यार आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में इतने ही आपने क्वेश्चंस थे, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए बाई चांस तो आप उनको आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बस इतना बोलूँगा कि इसको बार बार रिवाइज करना, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि भाई सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हें करना होगा तुम कर देते हो, वैसे भी नहीं करना होगा तो मेरे बोलने के बावजूद भी तुम लोग नहीं करोगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस।